तो कमांडोज सेकेंड राउंड में अब हमको लगाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। हमने एक लंबा सा लेक्चर कवर किया, बायोमोलिक्यूल्स के सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझा हमने, ठीक है ना, और याद रखने की कोशिश की, कुछ डायग्राम्स भी देखे हमने यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, एक्चुअली वो रेगुलर क्लास जब चलती है तो 10-12 लेक्चर उसके लगते हैं, पर हमने 1.5 घंटे में उसको समअप किया ऑलमोस्ट। तो अब उस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और कैसे आने की संभावना है, ठीक है, उस पर बेटा हम काम करेंगे, ठीक है। तो फिर वही वाली बात है, मैंने कहा तुम गलती करोगे तो 5 सिटअप्स, क्वेश्चन के आंसर को गलत किया तो 5 सिटअप। सिटअप वाला क्वेश्चन जो नहीं होगा बता दूंगा आपको मैं, पर यदि मैंने नहीं बोला मतलब वो सिटअप वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो मैं जब क्वेश्चन, बॉम्बे में भी गर्मी बढ़ गई इस समय, तो मैं बोल रहा था आपसे कि एक्चुअली आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, आपको आंसर करना है, ठीक है। मैं हो सकता है कभी जल्दी आंसर कर दूं तो आप वीडियो पॉज कर लेना क्वेश्चन देखकर, ठीक है ना, खुद आंसर करना और अपना खुद इवोल्यूशन करना। कुछ बच्चों ने बोला सर हमारी बॉडी बन जाएगी, जब तक क्रैश कोर्स पूरा होगा तब तक है ना हम सिटअप्स लगाते लगाते हम जो है वो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अच्छी बात है ना, फिट हो जाए, पर इतना गलती मत करना तुम नीट डॉक्टर बनते बनते पहलवान बन जाओ, मालूम चला कि अरे पापा बोलेंगे कि हमने अपने बच्चे को बोला था क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, बायोमेंटर्स का पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे, हमारा बच्चा तो पहलवान बन गया। इतना गलती करता है एग्जाम में, इतना गलती करता है कि पहलवान बन गया, तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है। चलो पक्का पक्का पूरी एनर्जी के साथ में चलो। क्वेश्चन नंबर 1 सामने, ए लॉन्ग प्रोटीन चेन which is folded upon itself like hollow bullion wall gives rise to, कौन सा स्टेज देगा, सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने की संभावना है कि इसका जो है समझ लो, इसका जो स्कोर है एग्जाम में आने का वो बहुत मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन। बताओ आंसर क्या इसका, ये 10 सिटअप वाला क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें ये गलती किया तो 10 सिटअप लगेगा, 10 लगाना पड़ेगा। आंसर इसका बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर, बताया था ना मैंने, टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, है ना। चलिए पढ़ाया हुआ अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है। चलिए है ना, 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 150 है ना बेटा, जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये ना, ये प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, तो लेफ्ट एंड किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, बताओ, है ना, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ऐसी होगा ना, राइट के, तो लेफ्ट एंड किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा बताइए, ठीक है ना। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट हो गया है और ये राइट हो गया है, भाई अपने रेफरेंस से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक लंबी लाइन के रूप में तो उसका लेफ्ट, लाइन का लेफ्ट और राइट सिरा, लेफ्ट एंड पे क्या होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, राइट पे लास्ट अमाइनो एसिड होगा, तो उस पे क्या होगा, जो लेफ्ट एंड पर फर्स्ट अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप फ्री होगा बेटा, NH2 फ्री होगा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, CONH इज दी पेप्टाइड बॉन्ड, बताया था क्लास में मैंने, CONH इज दी पेप्टाइड बॉन्ड। तो बता बेटा क्या होगा, फर्स्ट एंड पे क्या होगा, फर्स्ट एंड पर फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, और फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा और उसमें भी क्या दिखाई पड़ेगा आपको, N टर्मिनल, N सिरा दिखाई पड़ेगा, अमीनो ग्रुप वहां पे फ्री होगा, ठीक है, क्लियर। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अमाइनो एसिड दैट आर मेड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड, ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी बना लेती है, जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनको बाहर से लेना एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल, आंसर आ गया, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी खुद से बना लेगी, इसलिए बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मैंने बताया हुआ था बेटा कि एसेंशियल कौन से, नॉन एसेंशियल कौन से, यदि किसी को पता हो तो कमेंट में डालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द कंपोजिशन ऑफ, के दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, के एसिड सॉल्युबल पूल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसकी संरचना को रिप्रेजेंट करता है, के साफ साफ मैंने बताया था, एसिड सॉल्युबल पूल जो है वो साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, आंसर इज सी। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। कुछ क्वेश्चन बेटा हम ऐसे करा रहे हैं जो सीधे एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बेटा करेक्ट और इनकरेक्ट में गलती मत करना, मैं गलती करता हूं कई बार, है ना,
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ब्रोक इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स एंड आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना, ठीक। फिर लिखा है इसमें सेल मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन दी फॉर वेसिकल गॉट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड सॉल्युबल पूल। देखो बेटा, लिपिड मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है टुकड़ों में और वो वेसिकल को बनाती है, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये भी सही बात है ना। सेल मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट होकर वेसिकल बनाती है और ये सेपरेट होते हैं, और एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं होते हैं, ये होते हैं किसमें, ये होते हैं रिटेंटेड में, क्षमता नहीं है उसमें होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के साथ में। ये गलत है, ये गलत है, मतलब आंसर इज सी, ये गलत है, आंसर मतलब सी है इसका, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात क्या बोला मैंने, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आर्किडोनिक एसिड हैज, आर्किडोनिक एसिड में क्या होता है बताओ बेटा, ठीक है ना। आर्किडोनिक एसिड में क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। कितने कार्बन इसमें होते हैं बेटा, आर्किडोनिक एसिड में कितने का, पामिटिक एसिड पता होना चाहिए, आर्किडोनिक एसिड पता होना चाहिए पुट के। आर्किडोनिक एसिड में क्या होता है, इंक्लूडिंग, याद रखिए नॉट एक्सक्लूडिंग, हमेशा जब कार्बन नंबर देखोगे बेटा तो वो इंक्लूडिंग होता है, तो यहां पे 20 कार्बन आपको इंक्लूडिंग आर्किडोनिक एसिड में आपको देखने मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, है ना, चलिए, हाँ सही आंसर इसका 11th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 144, पेज नंबर 144। कि एक बार मैं जो है ऐसे ट्रस्ट नहीं करता हूं उस पर, मेमोरी पे भी, एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूं उसको मैं, ठीक है ना, हमेशा अच्छा होता है बेटा, कभी कोई डाउट हो तो चेक कर लेना चाहिए उस चीज को, ठीक है। हाँ, पेज नंबर 144, आर्किडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है ना बेटा। पामिटिक एसिड में लिख लो, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं बेटा, है ना, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड में जो है वो 20 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। चलिए, पता नहीं क्यों दिमाग में एक सेकंड को संदेह हुआ तो मैंने कहा चेक ही कर लेते हैं इसको ना, कोई डाउट नहीं छोड़ते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, इट इज, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, टाइटली अटैच होता है, याद है ना अभी टाइटली अटैच होता है, तो ये लूजली वाला तो ये गलत हो गया बेटा, लूजली वाले गलत हो गया कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, और फर्मली मजबूती से जुड़ा होता है, ये सही है, तो आंसर इज बीटा बी, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, नॉन प्रोटीन होता है और मजबूती के साथ जुड़ा होता है, जबकि कोएंजाइम लूजली जुड़ा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉर्म बिटवीन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड न्यूक्लियोसाइड में किसके बीच बनता है, हमेशा पेंटो शुगर का कार्बन नंबर 1 होता है, मैंने आपसे कहा था, हमेशा पेंटो शुगर का कार्बन नंबर 1 जो है वो नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है बेटा, ठीक है ना। और प्यूरिन में किससे जुड़ता है, वो प्यूरिन में जुड़ता है हमेशा, वो 9th मेंबर ऑफ प्यूरिन, 9th मेंबर ऑफ प्यूरिन से वो जुड़ता है, किससे जुड़ता है बेटा, वो 9th मेंबर ऑफ प्यूरिन से वो जुड़ता है, ठीक है, यानी N9 वाली पोजीशन पे प्यूरिन से वो जुड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम में आने की संभावना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए, ठीक है, बताओ, चलो मैच करो बेटा इसको, है ना, लंबा क्वेश्चन है, मैच करना है इसको। कोलेजन इज ए प्रोटीन जो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है कनेक्टिव टिश्यू में, तो ए का हो गया 6, ए का 6 हो गया, तो मतलब ये कैंसिल, आंसर आ गया बी। हम तो भैया ऐसे ही करते हैं, हमको एक मिला उत्तर, बात खत्म हो गई, हमने कहा कोलेजन हार्मोन नहीं होता, कोलेजन एंजाइम नहीं होता, कोलेजन इन्फेक्शन से नहीं लड़ता है, कोलेजन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, कोलेजन सेंसरी रिसेप्शन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, कोलेजन इज इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, ए का 6 है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बी में आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसलिए आगे बढ़ो क्योंकि फिजिक्स भी लगाना होगा एग्जाम में, केमिस्ट्री भी लगाना होगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब चाहो तो तुम मैच कर लो, बी का 2 ट्रिप्सिन एंजाइम है, सी का 1 इंसुलिन हार्मोन है, रिसेप्टर जो हमने कहा, डी का क्या हो गया 5 सेंसरी परसेप्शन में काम करते हैं, GLUT4 ग्लूकोज के लिए, और एंटीबॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। पूरा टेबल जो एनसीईआरटी का था वो उसके अंदर आ गया है ना बेटा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा संयोजन सही है, ठीक है।
मेटल आयन मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ एपो एंजाइम एज वेल एज सबस्ट्रेट. नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच्ड टू एपो एंजाइम फर्मली आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच लूजली टू एपो एंजाइम. सब सही लग रहे हैं मेरे को, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. आंसर है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ठीक है ना, ठीक, सब सही है बेटा इसमें. ठीक है ना, ऑल आर करेक्ट है ना, ये बिल्कुल सही है. मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में रोल प्ले करते हैं एपो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में. ठीक है ना, याद रखना बेटा. दिस इज अगेन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. ठीक है ना. फिर क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट. गलत को चुनिए. एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्लाइन अबव एंड बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर. बिल्कुल सही है, गलत को चुनना है हमको. ठीक है. आफ्टर रीचिंग Vmax इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी. ये भी सही है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैज ए रोल इन चेकिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ये भी सही है. एंजाइम क्लास 5 कैटलाइजिंग रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट हाइड्रोलिसिस. तो देखो भाई, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि क्लास 5 के बारे में मैंने आपको बताया था. क्लास 5 किसका होता है? वो आइसोमरेज का होता है. तो प्लीज क्लास को क्लास 1 क्या है, 2 क्या है, जैसे 1D हाइड्रोजनेज है आपका. ठीक है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, याद रखना. उठ के तो क्लास 5 इज आइसोमरेज होता है बेटा. तो इसलिए ये गलत है. ठीक है ना, दिस इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट. अब यहां पे क्या होता है, कई बार मान लो आपको क्लास याद नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्लास याद नहीं आता है, तो पहले आप देखो कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, और इसके बारे में डाउटफुल हो तो मतलब यही आंसर है. इनकरेक्ट पूछा उसने ऑलरेडी. ठीक है ना, क्लियर. 12, मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्ज ग्रुप ऑफ अपोजिट पोलरिटी. एक प्लस एक माइनस अपोजिट पोलरिटी का ग्रुप है. किसमें होता है? ज्यूटर आयन में होता है ना बेटा. आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में हमको ज्यूटर आयन में ये देखने मिलता है ना बेटा. ठीक है, क्लियर, पढ़ा है ना हमने. फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क एट इज बेस्ट नॉट डिस्ट्रॉयड, एक्शन इज रिवर्स, इनएक्टिविटी. बताओ, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है इस पर एंजाइम सबसे बेहतर प्रकार से काम करता है. ठीक है. 14, ड्यूरिंग एन एंजाइम रिएक्शन हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी सीन. बताओ, ये मैंने स्पेसिफिकली बताया हुआ आपको. एक एंजाइम रिएक्शन के दौरान हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कहां तुमको देखने मिलेगी बेटा? कहां देखने मिलेगी बताओ? सबसे बड़ा पीक कहां होता है? याद करो, हमने ग्राफ दिखा था, ऐसा बनाया था ग्राफ हमने के. पीक कहां होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहां बनता है जो ना बेटा, जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना बेटा, तो हम क्या बोलते हैं, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो वहां पर हमको एनर्जी का पीक देखने मिलता है. ठीक है ना. एंजाइम कटलाइज रिएक्शन में बोले हम, तो उसकी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे. ठीक है, नॉन कटलाइज होगी ना तो उसमें तो अलग होगा, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का पीक होगा. लेकिन जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है ना बेटा, उसके पास एनर्जी अधिक होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है. तो याद रखिएगा, एंजाइम रिएक्शन में हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हमको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में देखने मिलती है, इसीलिए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. 15, एंजाइम एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बताया था मैंने साफ साफ को, ऐसे एंजाइम जिनका संबंध इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, मतलब वो ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं. क्या हो गया बताओ? अब आप बोलोगे हाइड्रोलाइजेज तो बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं, प्रोटीएज भी बचाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम के, तो बेटा ट्रांसएमिनेज ग्रुप ट्रांसफर करने वाले हैं. हाइड्रोजनेज मतलब डीहाइड्रोजनेज की ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हाइड्रोजनेज भी लिखते हैं कई बार. तो ये एग्जाम में क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाते हैं आपको. ठीक है, तो हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन को ले रहा है, छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा है, निकाल रहा है, वो उसी ग्रुप में आता है. ठीक है, क्लियर. तो अब ये मतलब सर क्वेश्चन गलत होना चाहिए, नहीं. डीहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन को निकालने वाला, जोड़ने वाले को हाइड्रोजनेज बोलते हैं, उसी का अपोजिट है, उसी के समान है. ठीक है. 16, क्वार्टरली स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है बताओ? एग्जांपल दिया था मैंने, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, किसमें होता है? किसमें होता है बेटा? हीमोग्लोबिन में आपको क्वार्टरली स्ट्रक्चर जो है वो देखने मिलता है. हिस्टोन के बारे में याद रखना बेटा, ये क्षारकी प्रकृति के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं. ठीक है, ठीक. लाइसिन इनमें और एडेनिन में अधिक मात्रा में मिलता है आपको. ठीक है. ग्लोबुलिन क्या होते हैं बेटा? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं. ठीक है ना, है ना. इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं, ग्लोबुलिन जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं. ठीक है, इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है. फिर सिलेक्ट द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन के.
रिएक्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि किस प्रकार का एंजाइम ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये भी बेटा एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, गौर से देखिए आप। ठीक है ना, इस रिएक्शन को गौर से देखिए। एस जी एस प्राइम, एस अलग हो गया, एस प्राइम, यानी मतलब ये जी वाला ग्रुप जो है, ये जी वाला ग्रुप जो है यहां से निकल के इसके पास पहुंच गया वो एस के, है ना, मतलब ग्रुप ट्रांसफर किया है इसने, ग्रुप ट्रांसफर किया है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात तो हुई नहीं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हुआ नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, ग्रुप ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, तो दैट इज दी ट्रांसफेरेस। क्या होगा बेटा, ये इज दी ट्रांसफेरेस। ठीक है। 18, व्हाट इज एग्जिबिटेड बाय द लोअर केएम वैल्यू। मैंने बताया था आपको कि लोअर केएम वैल्यू से क्या मालूम चलता है, लोअर केएम वैल्यू क्या होता है, केएम वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था केएम इक्वल टू हाफ वी मैक्स। ठीक है ना, तो केएम वैल्यू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है जिस पर कोई रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम के आधे तक अच्छी पहुंच जाती है। लोअर केएम वैल्यू मतलब मोर एफिनिटी विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है ना, क्लियर, आंसर इज ए। 19, कॉलम को मैच करना है, फिर से आपको कॉलम को मैच करो, चलो, है ना, मजे वाले क्वेश्चन है बेटा सारे, मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर करो क्वेश्चन को। ठीक है, एब्रीन एब्रस पिक्टोरियस से मिलता है, बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, तो इट इज ए टॉक्सिन। ए का 5, ये कैंसिल, आंसर बी यहां तो आ गया, पर में डालते हैं। ग्लूट4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। कॉन्केवेलिन क्या होता है, लैक्टीन, एग्जाम में आएगा, कॉन्केवेलिन इज द लैक्टीन। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका बीटा बी, है ना बेटा। ठीक। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। अब ये तो तुमको बताना ही पड़ेगा, बताओ कोलेजन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को कौन साइंटिस्ट ने खोजा, बताओ। जीएन रामचंद्रन, भूलना नहीं। इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट भी प्रेजेंट किया जो प्रोटीन के कन्फर्मेशन को बतलाता है। ठीक है ना, कोलेजन हेलिक्स के स्ट्रक्चर को बताया इन्होंने। ठीक है ना, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को इन्होंने डिस्कवर किया, जीएन रामचंद्रन। ठीक है ना, ठीक, एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है ना। इन हाउ मेनी इंटरलॉकिंग रिंग्स आर द कार्बन एटम अरेंज इन स्ट्राइड मॉलिक्यूल। स्ट्राइड मॉलिक्यूल में कितने रिंग होते हैं, ठीक है, ऐसा ध्यान होगा आपको, 17 कार्बन रिंग होता है ना। ऐसी कुछ, हाँ गलत कर दिया मैंने, ये इसको ठीक करता हूं मैं। कितने होते हैं, 4 रिंग होते हैं फ्यूज, 4 रिंग, देखो ना। अरे स्ट्राइड का स्ट्रक्चर देखो भाई, है ना, मैंने तो बहुत गंदा सा बनाया हुआ है मैं चलो अच्छे से बना देता हूं उसको मैं। देखोगे आप ऐसा, ठीक है ना, ऐसी है ना, ये जुड़ा होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये हो आपका 4 रिंग यहाँ पे फ्यूज होती हैं। ठीक है ना, 4 रिंग्स के। कोलेस्ट्रॉल की एनसीईआरटी में इमेज देख लीजिएगा बेटा आप, है ना। ठीक है, इट इज द साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग। क्या नाम लिख देता हूँ उसका मैं, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग, 17 कार्बन रिंग हर स्टेरॉइड के अंदर आपको ये देखने मिलेगी। ठीक है, आर द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा लिविंग वर्ल्ड में सबसे अधिक मिलने वाला प्रोटीन है? ठीक है, याद रखिएगा, रुबिस्को इन प्लांट्स एंड कोलेजन इन एनिमल्स। ठीक है ना, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। ठीक है, दोनों से में से पूछोगे तो सबसे अधिक होता है रुबिस्को। ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलिए 23, चलिए मैच कीजिए, मैच दी फॉलोइंग कॉलम, दिए गए कॉलम को मैच कीजिए। ज्यादा जल्दी करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन थोड़ा स्लो होकर कराता हूं मैंने, तो तुम बोलोगे कि सर आप ही कर लो, आप ही कर लो, आप ही दे दो एग्जाम। थोड़ा स्लो होकर कराता हूं, ठीक है ना, पता नहीं,
क्वेश्चन जब देखता हूं तो एकदम एनर्जी में आता हूं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, कोएंजाइम, मैच करो चलो। कौन सा इसमें से प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसमें से कौन सा इसमें से जो है वो कोएंजाइम है इसमें से, है ना, और कौन सा कोफैक्टर है। देखो देखो बेटा, है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, दैट इज द हीम, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है ना। कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा, कोएंजाइम। आप देखो कोएंजाइम क्या होगा आपका, कोएंजाइम एक तो हो गया, कोएंजाइम होगा आपका एनएडी, एनएडी इज दी कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होगा बेटा आपका, एनएडी, है ना। कोएंजाइम क्या हो गया बेटा आपका, एनएडी, कोएंजाइम, हाँ एनएडी होना चाहिए कोएंजाइम, सी का 1, हाँ ठीक है ना, ए का 2। कोफैक्टर, अब देखो कायदे में मेटल आयन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, सभी कोफैक्टर की कैटेगरी में जाएंगे ये, है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन है एनटीए के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है के। प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम होता है, कोएंजाइम एनएडी होता है, कोई डाउट नहीं, सी का 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोएंजाइम एनएडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सी का 1 है, आंसर आ गया ए आपका, ठीक है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है आपका, कोफैक्टर को आप जिंक आयन मान लेते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए मेटल आयन, यहाँ पे मेटल आयन होना चाहिए था, ठीक है। 24, अब मैच करो चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैच कीजिए चलिए, है ना। पूरा इससे क्या होगा बेटा, अपने को रटना नहीं पड़ेगा, जो अपन हमने आपने जो पढ़ा था ना वो हमको याद रह जाएगा बेटा, रटना नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है ना, है ना, ठीक। डिहाइड्रोजिनेस क्या काम करते हैं बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट। ए का आ गया आपका 3, ए का 3 आ गया, आंसर मिल गया आपको, आंसर तुमने मिल गया, है ना। देखो ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है एग्जाम में, इसलिए एकदम अटेंटिव रहो। आपको ऑप्शन में कहा ट्रैप क्वेश्चन होते हैं, टाइम लगवाने वाले क्वेश्चन होते हैं, हमने कहा हमको ए का 3 कंफर्म है, आगे बढ़ गए हम, ठीक है। चलो मिला लेते हैं। लाइगेजेस क्या करते हैं बेटा, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू बॉन्ड, तो बी का हो गया 4, कोई डाउट नहीं। आइसोमरेस क्या करते हैं, ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल पोजीशन आइसोमर को आते हैं, तो होगा सी का हो गया 1, है ना। हाइड्रोलिस क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड करते हैं, ठीक है, तो डी का क्या हो गया 5 हो गया। ट्रांसफरेस क्या करते हैं बेटा, ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, तो ई का 2 हो गया, है ना बेटा। मैच भी कर सकते हैं हम, पर मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि फाइंड दी फास्टेस्ट वे, ठीक है, क्योंकि देखो आपको फिजिक्स में टाइम लगेगा, पक्का लगेगा, केमिस्ट्री में भी टाइम देना पड़ेगा, बायोलॉजी में आपको गलती नहीं करना, बायोलॉजी में ऐसा मत करना जल्दबाजी में गलती करा, क्योंकि बायोलॉजी स्कोरिंग है ना, तो इसलिए आपको स्मार्टली आंसर चुनना है कि गलती जो है वो हमारी, और आपको ऑप्शन चुनने, आंसर चुनने के लिए इलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना है कि ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, तो ये आंसर नहीं, तो ये आंसर हो सकता है इसमें, ठीक है ना, करना पड़ता है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, फिर से कॉलम मैच कीजिए और बताइए सही आंसर। कॉटन फाइबर, एक्सोस्केलेटल ऑफ कॉकरोच, लीवर, पील्ड पोटैटो, रूट्स ऑफ डहालिया, बताओ। देखो बेटा कॉटन फाइबर होता है सेलुलोज, इसमें कोई डाउट नहीं, तो ए का हो गया 4, ए का 4, ये दोनों आंसर कैंसिल, इन दोनों में से आंसर। कॉकरोच इंसेक्ट है, उसका एक्सोस्केलेटल काइटिन से बना होता है, तो बी का हो गया 2, बी का 2 हो गया, आंसर आ गया बी, ठीक है। लिवर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, सी का 1 हो गया। पील्ड पोटैटो में स्टार्च होता है, तो डी का 5 हो गया। रूट ऑफ डहेलिया में इन्यूलिन होता है, तो ये 3 हो गया, है ना। तो मैंने कैसे आंसर निकाला, झट से 2 मैच किया, आंसर निकाल दिया मैंने, है ना। तो आपको भी ये सीखना है बेटा, है ना, इस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा आप, है ना, ठीक। 26, फिर से मैच करो चलो, फिर से मैच कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 मैच करो। अरे उठक बैठक वाली बात तो भूल ही गए हम, सिटअप वाली बात, हाँ याद रखना, वो मतलब मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, हाँ सिटअप लगेगा, गलत करोगे तो, है ना, ठीक है। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पॉलीसर। सेलुलोज क्या है बेटा, रिजर्व फूड नहीं होता है, लॉन्ग शुगर चेन। अब ये लॉन्ग शुगर चेन क्या ऑप्शन, लॉन्ग शुगर चेन
सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बने होते हैं, तो चलो ठीक है, हमने कहा इसको 1 और 3 लगा दिया अभी। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल, तो बी का 1 तो कंफर्म है, बी का 1 कंफर्म है, आंसर ए आ गया। ठीक है, पॉलीसेकेराइड लॉन्ग शुगर चेन, सी का 4 आ गया। स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट, सही है, स्टार्च प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्लाइकोजन एनिमल में है, कोई डाउट नहीं बेटा, क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, सेलुलोज ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स, और पॉलीसेकेराइड रिजर्व फूड लॉन्ग शुगर चेन है, और स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट सेल। ठीक है ना। 27 मैच दी फॉलोइंग, चलो मैच करो अब इसको। मतलब आपको ये क्वेश्चंस लगाओगे ना तो पूरा थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा आपको, सारे क्वेश्चन लगा के ये। ठीक है, मानकर चलिए इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लगवा रहा हूं बेटा। ठीक है ना, मैच दी फॉलोइंग कॉलम, मैच करो चलो। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड विथ एपो एंजाइम, ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। को एंजाइम ट्रांजिएंट बाइंडिंग विथ एपो एंजाइम, बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया, मतलब आंसर हमारा आ गया। ठीक, मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मारते हैं एपो एंजाइम से, तो आंसर आ गया 27 का आंसर आ गया ए। देखो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज ए, है ना बेटा। ठीक है, सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फिर से मैच करो चलो, मैच दी कॉलम, कॉलम को मैच करो फिर से चलो। मतलब ये मैच दी कॉलम वाला एक क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये 4 क्वेश्चन के बराबर का होता है ये, है ना। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है बेटा, ए का 5, ए का 5, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ गया सी, है ना। ठीक है, फिर दूसरा है गैलेक्टोज, मान लो नहीं मालूम हमें कि क्या है गैलेक्टोज। ठीक है, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, सी का 2। ठीक है, एंटीकॉगुलेंट हेपारिन है, मालूम है हमको। इंसुलिन प्रोटीन होता है, ये भी मालूम है हमको। तो इसका मतलब गैलेक्टोज के बारे में मालूम चला हमें कि ये ब्रेन शुगर भी कहलाता है, इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। कि ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस करता है, ब्रेन तक पहुंचता है, इसलिए गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। 29 मैच दी कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए, फटाफट कॉलम मैच करना है आपको, कॉलम को मैच करा, पढ़िए और कॉलम मैच कीजिए बेटा। क्या ट्राइग्लिसराइड मेम्ब्रेन लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड एकदम क्लियर, बी का 3 क्लियर है हमको, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों इसके। स्टेरॉइड जो होते हैं एनिमल हार्मोन, स्टेरॉइड से कई एनिमल हार्मोन जो स्टेरॉइड से बने होते हैं, तो सी का हो गया है 1, सी का 1 हो गया है, तो आंसर आ गया हमारा ए इज दी आंसर। ठीक है ना। ठीक, वैक्स जो है फीदर में और लीफ में हमको वैक्स देखने मिलता है हमको, और ट्राइग्लिसराइड फैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, है ना। ठीक है, कुछ मैच आपको कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन जो आपको जिनमें आप श्योर हो कि मेम्ब्रेन लिपिड फॉस्फोलिपिड में कोई डाउट नहीं। ठीक है ना। स्टेरॉइड एनिमल हार्मोन में होता है, कोई डाउट नहीं, हमने 2 को चुन लिया, बाकी 2 आंसर हमको अपने आप मिल गए बेटा, है ना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैच दी कॉलम वाले 4-5 चीजें आपको पता हो, यदि आपको 2 या 3 भी पता है तो भी आप आंसर को निकाल सकते हैं आप। ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है बेटा, याद रखिए कि एडेनोसिन मतलब है एडेनिन प्लस जो है वो आपका जो है वो राइबोस शुगर प्लस एडेनिन है, तो एडेनोसिन बना, उसमें फॉस्फेट जुड़ गया, मतलब न्यूक्लियोटाइड बन गया। एडेनोसिन लिखा है मतलब ये राइबोस शुगर वाला है, डीऑक्सी एडेनोसिन लिखा होता तो डीऑक्सी राइबोस शुगर वाला होता, तो दिस इज दी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। आरएनए क्यों बोला हमने, क्योंकि एडेनोसिन लिखा है, यदि डीएनए का होता तो डीऑक्सी एडेनोसिन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्लियर। 31 ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और सॉल्व करके बताओ चलो मेरे को। ठीक है ना। 31 क्वेश्चन इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, को सॉल्व करो, बताओ। In a diluted star solution, alpha salivary amylase is added at pH 1.6.
and kept at 35 degrees Celsius for half an hour and then iodine solution is added. What would be the result? स्टार्च के तनु विलयन में आधे घंटे के लिए अल्फा सलाइवरी एमाइलेज को 35 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। उसके बाद आयोडीन विलयन मिलाया गया तो उसका परिणाम क्या होगा? इसमें पीएच, हिंदी वाले वर्जन में पीएच लिखना भूल गए थे, तो बेटा हिंदी वाले वर्जन में याद रखना पीएच 1.6 है ना। हिंदी वाले वर्जन में पीएच 1.6 याद रखना। एंड जो नीट का एग्जाम होगा ना, वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि हिंदी में कुछ मिसिंग हो, इसलिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी देख लेना एक बार बेटा, ठीक है। भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री में मत देखना चलेगा, पर बायो में जरूर देख लेना, है ना। कई बार ऐसी गलती होती है, ठीक है। सीधा मिल रहा है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई भी डाउट लगता है तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखना है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को स्टैंडर्ड माना जाता है और वही अप्रूव किया जाता है, ठीक है ना। साफ साफ एनटीएन लिखा हुआ, यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो इंग्लिश वर्जन को ही मानेंगे हम, ठीक है। देखो बेटा, पीएच 1.6 पर सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं करता है। हर एंजाइम के काम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच होता है। सलाइवरी एमाइलेज काम करता है पीएच 6.8 पे काम करता है। सलाइवरी एमाइलेज पीएच 6.8 पे काम करता है, 1.6 पे काम नहीं करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्च को आप आयोडीन सॉल्यूशन में रखोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, वो ठीक है, ठीक है, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि पचेगा ही नहीं। वो जब पचेगा ही नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ब्लू कलर की स्टैंडिंग उसमें हो जाएगी। यदि ये पीएच यहां पे ना दे रखा होता, पीएच यहां पे ना दे रखा होता है, या पीएच 6.8 दे रखा होता, तो क्या होता? तो फिर सॉल्यूशन क्लियर और कलरलेस होता, क्योंकि वो तब स्टैंडिंग नहीं हो पाती, ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर 32, मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करो, चलो, है ना। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए ना बेटा, बहुत सोच समझ के दिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारा रटने जैसा है कि ये क्वेश्चन की सीट पास में होगी ना, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो आपको जो है चीजें याद हो जाएंगी। तो बायोमोलिक्यूल्स में मतलब रटना नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा बायोमेंटल काफी जो है बायोमोलिक्यूल्स में काफी सारा याद करने वाला है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएंगे। इसीलिए मैंने सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना बायोमोलिक्यूल्स के, उनको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बताओ चलो, वैलीन। अब देखो बेटा 32 क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करें यहां पे, तो वैलीन, टायरोसिन, ठीक है। वैलीन एक न्यूट्रल एमिनो एसिड है, हमें मालूम है, तो क्या हो गया? 1 का सी हो गया। टायरोसिन एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है, तो जो है वो 2 का डी हो गया, तो 1 का सी, 1 का सी, और 2 का क्या हो गया? 2 का 1 का सी है, कहीं गलती किया मैंने इसमें, टायरोसिन, हाँ, टायरोसिन जो है वो एक एरोमेटिक, नहीं सही किया, एरोमेटिक एमिनो एसिड, तो 2 का क्या होगा? ई हो गया, 2 का ई हो गया, मतलब आंसर आ गया इसका डेल्टा डी। आंसर इसका क्या आ गया? डेल्टा डी आंसर। देखो मैंने सिर्फ 2 मैच किया, मैंने क्या किया? सिर्फ 2 को यहां पर मैच किया। मैंने कहा मुझे मालूम है कि वैलिन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो 1 का सी हो गया, तो मैंने ये वाला कैंसिल कर दिया, ये वाला कैंसिल कर दिया, सी और डी में से एक चुनना मुझे। टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ये भी मुझे क्लियर था, 2 का ई हो गया, तो हमको आंसर मिल गया, हम आगे देखे भी नहीं, आगे देख ले चलो हम। आर्किडोनिक एसिड क्या होता है? फैटी एसिड विद 20 कार्बन, बिल्कुल सही बात है। लाइसिन क्या होता है? बेसिक एमिनो, लाइसिन क्या होता है? इट इज ए, हमने कहा ये क्या हो गया? ये आपका बेसिक एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। पामिटिक एसिड क्या होता है बेटा? यहाँ पे पामिटिक एसिड इज दी जो है फैटी एसिड विद 16 कार्बन, ठीक है। आ गया आपका, मैच कर लो आप, सही वही आंसर आएगा आपका, है ना। तो अभी आपको क्या करना है बेटा? मैंने कहा ना स्मार्टली काम करना है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखना है आपको। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एंजाइम? बताया हुआ है मैंने आपको, सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम क्या होता है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, और स्लोएस्ट भी मैंने बताया था आपको, लाइसोजाइम इज द स्लोएस्ट एंजाइम, ठीक है ना। 34, द मेजर फाइब्रस प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का मेजर फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है बेटा? दैट इज द कोलेजन। मेजर फाइब्रस प्रोटीन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज द कोलेजन, ठीक है, क्लियर। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। 35, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये भी मैंने बताया आपको मैंने, ठीक है। देखो एकदम इन्वॉल्व रहो बेटा, मतलब डूब कर पढ़ो। एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैंने आपसे कहा ना कि एग्जाम निकालने के लिए कभी ये मत सोचो कि एग्जाम में क्या होने वाला है। नेवर थिंक अबाउट कि तुम एग्जाम में क्या कर कर आने वाले हो, मत सोचो इस बारे में, जो होगा देखी जाएगी।
कल रात को मेरा बेटा जो है उसका बॉम्बे में एक बड़ा स्कूल है, बॉम्बे का बड़ा फेमस स्कूल है, नाम बोल रहा हूँ उसका, क्या नाम है उसका अपना, अरे यार ये भारती देखती स्कूल का, एक बॉम्बे का बड़ा फेमस स्कूल है, सेंट पैट्रिट या क्या नाम है इसका, कोई स्कूल है बॉम्बे में, साउथ मुंबई का एक बड़ा प्रीमियम स्कूल है के उसमें मेरा बड़ा बेटा 9th क्लास में गया है, तो उसको वहाँ पर एडमिशन लेने का था, उसके दोस्त कुछ जाते होंगे, यहाँ कॉलोनी में रहते हैं वो, ठीक है, तो उसके लिए कैथेड्रल एंड जॉन कैनन, स्कूल का नाम है कैथेड्रल एंड जॉन कैनन, आप गूगल भी करोगे, बड़ा फेमस स्कूल है बॉम्बे का, ठीक है, कैथेड्रल एंड जॉन कैनन। तो उसके लिए उसको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो, कल रात को बैठ के, है ना, पढ़ रहा, टेंशन में बिल्कुल, रात को आया, बोलता क्या है ये, है ना, मैथ्स के क्वेश्चन है, पूछ रहे स्कूल के एडमिशन के लिए, कोई ऐसा होता है कि कोई नीट का एग्जाम है, इतना पूछ रहे हैं स्कूल के एग्जाम। तो मैंने उसकी की बात बोली, देख बेटा, ये तो तू सोचे ही मत कि तू स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तू तो ये सोच कि ये जो बोला है, जो उन्होंने कोर्स दिया है, ये अपन पढ़ रहे हैं अपने नॉलेज के लिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या बिगड़ रहा है, तुम ऑलरेडी तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पापा आप तो ऐसे ही बोलते हो ताकि हमको मतलब हमको डिस्कम्फर्ट ना हो। मैंने कहा नहीं बेटा, जब तुम स्ट्रेस लेके पढ़ोगे, परेशान होकर पढ़ोगे, तो तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तुम सीखने के लिए पढ़ो, तुम क्यों तनाव ले रहे हो कि वो क्यों पूछ रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन, अरे तुमको जानना है, बस पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी दे रखा सिलेबस, जान लो उसको क्या है, उसमें याद होता अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में आपको हमेशा पढ़ना है ना बेटा, सीखने के लिए पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है। एग्जाम में सफलता बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। बिलीव मी, दुनिया में कोई भी एग्जाम होगा तुम जरूर पास होगे, क्योंकि तुम सीखने के लिए, मैंने कहा ना, काबिलियत को डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं हम। अरे क्या है डिग्रियां, कागज के ढेर हैं यार, काबिलियत की वैल्यू है बेटा, उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, है ना, अब मैं कोई रेंचो नहीं बनना चाहता हूं, अभी सुनो, ठीक है। एक्टिव एनर्जी इज द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्टेट फ्रॉम इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, हेल्प्स टू चेंज रिएक्टेंट इनटू अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बिफोर दे कैन बी कन्वर्टेड। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर, ये भी सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सबस्टेट का को हम ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस चाहिए होता है वो भी है, तो आंसर इसका हो गया ऑल ऑफ द करंट। तो एक्टिव एनर्जी का ये वाले डेफिनेशन जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन याद रखना, ऑल इज द करेक्ट, सभी सही उत्तर है बेटा इसमें, ठीक है ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। हमने समझा था कि एक रिएक्शन को शुरू करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। 36 एमाइलेज इज एन एग्जांपल। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलम स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, मतलब वो पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस करता है, आंसर आ गया हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, प्रतियोगी संदमन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है बेटा, इनिबिटर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समान दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है। कंपटीशन जो है वो इनिबिटर और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में होता है एक्टिव साइट के लिए, ये भी सही है। फिर जब कभी इनिबिटर एक्टिव साइट पर जुड़ता है तो एंजाइम एक्शन घट जाती है, ये भी सही है, तो आंसर है ऑल ऑफ आर करेक्ट। दिस इज ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बेटा, है ना, ठीक है, एज इट इज आ सकता है या इसके हिस्से एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटिन इज फाउंड इज, काइटिन कहां पाया जाता है, काइटिन जो है फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है और इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटल में हमको देखने मिलता है, तो मतलब ये सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये गलती मत करना प्लीज रिमेंबर, इनके आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटल में होता है। तुमने की गलती, अब लगाओ उठक बैठक, सिटअप्स लगाना पड़ेगा, हाँ जेट लगा दिया, आंसर ए एंड बी बोथ। तो भैया ए एंड बी बोथ नहीं है, सेल वॉल लिखा है एनिमल में, आर्थ्रोपोडा में सेल वॉल कहां होती है, किसने बता दिया, आर्थ्रोपोडा में सेल वॉल नहीं होती है, सिली मिस्टेक, गलत है ये सही है, आंसर इज ए, आंसर इज नॉट डी, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना बेटा। आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटल काइटिन से बना होता है, सेल वॉल नहीं होती है, प्लीज, ठीक है ना, याद रखना। अधिकांश बच्चे एग्जाम में गलत करके आएंगे और लड़ेंगे भी एग्जामिनर से, वो है ना, ठीक है, कोई सुनेगा नहीं हालांकि। फिर
कॉर्निटिन सल्फेट और हिपैरिन और क्रिएटिन सल्फेट क्या है ये? कॉर्निटिन सल्फेट हुआ आपका, ठीक है, हिपैरिन हुआ, क्रिएटिन सल्फेट हुआ, ये सब जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। याद रखिएगा, दीज आर दी म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। 40 कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज का कोफैक्टर बेटा क्या होता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज का कोफैक्टर होता है बेटा जिंक, एनसीईआरटी, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज का कोफैक्टर होता है जिंक, याद रखना है आपको, ठीक है ना, क्लियर। आयरन इज दी फॉर कैटलेज, एकोनिटेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। आयरन कैटलेज, एकोनिटेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए होता है बेटा, और मैग्नीज जो होता है वो डी कार्बोक्सिलेज के लिए और पेप्टिडेज के लिए ये भी कोफैक्टर होता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज का कोफैक्टर होता है जिंक, ठीक है। फास्फोईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, तो गलती मत करना, कई बच्चे पढ़ते साथ ही लगा देंगे ए, गलत है आंसर। फास्फोईस्टर लिखा उसने, फास्फोडाइस्टर नहीं लिखा है। फास्फोईस्टर बॉन्ड विथ इन न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, ठीक है, विथ इन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोईस्टर होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फास्फोडाइस्टर होता है, तो गलती मत करना बेटा, आंसर इज बीटा बी। ये भी सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, कई बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है ना, और फिर बोलते हैं सर हमने पढ़ा, कैसे हो गया? डीएनए पॉलीमरेज किस कैटेगरी में आता है? बताओ, डीएनए पॉलीमरेज किस कैटेगरी आता है? डीएनए पॉलीमरेज किस कैटेगरी में आता है? ठीक है, याद रखिएगा बेटा, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यदि इसका हम जो है वो इसका हम एंजाइम कोड देखें तो इसका एंजाइम कोड होता है 2.7.7.7 के, मतलब सेकंड ग्रुप में आता है, क्लास सेकंड में ये आता है, इट बिलोंग्स टू द क्लास सेकंड के। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्लास सेकंड में आता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफेरेज के अंदर बेटा ये आता है, ट्रांसफेरेज की कैटेगरी में आता है, याद रखना, ठीक है ना। इस्टरिफिकेशन ऑफ शुगर विथ फॉस्फेट इज सीन के, शुगर का फॉस्फेट के साथ में इस्टरिफिकेशन कहां दिखाई देता है हमको बताओ। शुगर का फॉस्फेट के साथ में इस्टरिफिकेशन कब दिखाई पड़ता है बताइए, ठीक है। अरे भाई सिंपल सी बात है, शुगर फॉस्फेट से कब जुड़ती है? न्यूक्लिक एसिड में जुड़ती है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, जब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं उसमें जुड़ती है वो, ठीक है ना। लाइपोप्रोटीन में नहीं होता, फॉस्फोलिपिड में नहीं होता, आंसर आगे इसका गया सी, ठीक है। द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कांस्टेंट लीड टू के, जो बॉडी कांस्टेंट के डायनामिक स्टेट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि डायनामिक स्टेट का मतलब क्या है? जीवित बने रहने के लिए क्या चाहिए? नॉन इक्विलिब्रियम चाहिए। इट इज दी नॉन इक्विलिब्रियम जो डायनामिक स्टेट को बनाए रखती है, ठीक है, क्लियर। इफ इन ए ग्राफ एंजाइम एक्टिविटी बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, एक ग्राफ में एंजाइम एक्टिविटी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये किस चीज का ग्राफ है? ये है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वी मैक्स के ऊपर स्पीड नहीं बढ़ पाएगी अब, ठीक है ना। तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। जो ग्राफ पीएच के लिए होगा वो ऐसा होगा, जो टेम्परेचर के लिए होगा वो भी ऐसा होगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। याद रखना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का होगा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ग्राफ। एक लेवल के बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है बेटा, ठीक है। फिर 46, इफ द एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट इज लेस देन द प्रोडक्ट, मतलब सबस्ट्रेट है ये, इसने प्रोडक्ट को बनाया, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल है, तो बताओ तो ये रिएक्शन किस तरह की? मैंने बहुत अच्छे से क्लास में समझाया, थ्योरी की क्लास में मैंने आपसे कहा था सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ऊपर है, प्रोडक्ट का नीचे है, तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। तो क्या है बेटा? तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, एनर्जी बाहर निकल रही होती है, ठीक है ना, और वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है ना। और यदि सबस्ट्रेट की तुलना में प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ऊपर है तो दिस इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन, दिस इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है? एक्सोगोनिक वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा? ऑलवेज एनाबॉलिक, एंडरगोनिक। तो देखो बेटा, समटाइम दिस मे और मे नॉट बी एनाबॉलिक के, जो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि ये एनाबॉलिक रिएक्शन ही हो बेटा, तो इसलिए बेस्ट आंसर इसका है केवल एंडरगोनिक, ठीक है ना। पर मैंने आपसे कहा ना कि ये इसमें जो आंसर किए, ये क्वेश्चन जिपमर का क्वेश्चन है, ये दिस इज दी
क्वेश्चन फ्रॉम जिपमर, पहले जिपमर एग्जाम होता था उसका क्वेश्चन है ये। आंसर इज एंडरगोनिक बेटा। तो हमेशा ये ऑलवेज के ये हमेशा जो है वो हमेशा ये एनाबॉलिक नहीं होती बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, देखो है ना, हम यहां पर ये ग्राफ देखते हैं, देखो है ना एंडरगोनिक, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। एक्सरगोनिक रिएक्शन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट का रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल अधिक होता है, प्रोडक्ट का कम होता है, तो जो डिफरेंस है वो एनर्जी बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, ठीक। और जो एंडरगोनिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम होता है, प्रोडक्ट का अधिक होता है, तो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोडक्ट के अंदर जाकर इकट्ठी रहती है, ठीक है ना, ठीक। तो आंसर इज एंडरगोनिक रिएक्शन है, पर दैट हमेशा मोस्टली एनाबॉलिक होती है, ऑलवेज नहीं, मोस्टली एनाबॉलिक होती है पर ऑलवेज नहीं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन किसका परिणाम है, किसका। तो गलती मत करना बेटा, टर्नओवर मत लगा देना। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदल रहे हैं उठ के, पर किसका परिणाम क्यों होता है, मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। आंसर इस बीच के कई बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते गलती कराते हैं के। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो बदल रहा है वो टर्नओवर है, लेकिन किसके कारण बदल रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रही है इसलिए टर्नओवर चल रहा है, तो रिजल्ट इज ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, क्लियर। लिपिड इन मेम्ब्रेन विच इज ए माइक्रोमोलिक्यूल इज फाउंड इन एसिड insoluble pool because of vesicle formation, whereas the rest of the micromolecule are present in acid soluble pool because, क्योंकि बताइए, मैंने बतलाया हुआ बेटा आपको अच्छे से मैंने कि क्या मतलब है इसका, है ना। टू प्रोटेक्ट हाइड्रोफिलिक टेल, टेल हाइड्रोफिलिक नहीं होती है, टेल होती है हाइड्रोफोबिक, जो एक्वस सॉल्यूशन से दूर रहने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इसका, हाइड्रोफोबिक। टेल को एक्वस सॉल्यूशन से बचाने के लिए लिपिड जो है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर देखने मिलता है, ठीक है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन किन किन कारणों से हो सकता है बताइए। रिएक्शन टू सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल, रिएक्शन टू एसिड एंड बेसेस, एंड रिएक्शन टू इनऑर्गेनिक न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। ये सभी फैक्टर बेटा प्रोटीन को जो है वो डीनेचर कर सकते हैं, हैवी मेटल के सॉल्ट से, न्यूट्रल इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, एसिड और बेस से प्रोटीन डीनेचर्ड हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर और ए और बी बॉन्ड को पहचान कर बताइए, ठीक है। देखो इनको कि ए बॉन्ड कौन सा है, बी बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। याद रखना बेटा पॉलीसेकेराइड में जो 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 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं बेटा क्या होते हैं, वो होते हैं COC बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं पॉलीसेकेराइड में, वो यदि एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, डायरेक्ट ना सीधा एक के बाद एक सीधी लाइन में होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं, वो होती है 1,4 लिंकेज, वो होती है 1,4 लिंकेज, ठीक है ना। और जहां ब्रांचिंग होती है वो होती है 1,6 लिंकेज, ब्रांचिंग होती है वो होती है 1,6 लिंकेज। रेगुलर क्लास में बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है ना, पर अभी आपको बता रहा हूं इस लेक्चर में कि 1,4 बॉन्ड सीधा जाएगा, 1,6 में लिंकेज होगी, ब्रांच निकलेगी। स्टार्च में ब्रांचिंग होती है, सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है बेटा, यानी जो ए वाला बॉन्ड है, ए वाला बॉन्ड कौन सा है, ये ए वाला बॉन्ड जो सीधी चेन में जा रहा है, दिस इज दी 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और बी वाला बॉन्ड कौन सा है बेटा, बी वाला बॉन्ड कौन सा, जहां ब्रांचिंग हो रही है वो 1,6 बॉन्ड है, ठीक है। तो 1,4 एंड 1,6, आंसर आ गया डेल्टा डी, ठीक है ना। आंसर आ गया इसका डेल्टा डी इज दी राइट आंसर, डेल्टा डी इज दी राइट आंसर, ठीक है। याद रखना बेटा, डेल्टा डी इज दी राइट आंसर, ठीक है ना। डी मत याद रखना, आंसर याद रखना कि जो स्ट्रेट चेन है वो 1,4 लिंकेज है, और जहां पर जो है वो ब्रांचिंग हो रही है वो 1,6 लिंकेज होता है बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का ही इमेज है इसलिए मैंने बताया आपको क्वेश्चन दिए वाला, ठीक है। चलिए, है ना। अब यहां पर हमारा जो है बायोमोलिक्यूल्स का एमपीक्यू वाला हिस्सा पूरा होता है, ठीक है। मैंने 50 मिनट में आपसे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। थोड़ा मैं तेज था, फास्ट था, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा मैं स्लो रहूं, है ना। हालांकि क्वेश्चन बहुत लड्डू जैसे क्वेश्चन थे कई सारे इसमें से, पर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक ही मिटाए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी वो आपकी लिविंग वर्ल्ड की क्लास होगी, आपकी क्रैश कोर्स में जो शैल मैडम क्लास लेंगी आपकी,
ठीक है। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्लास भी शैल मैडम ही लेंगी आपकी। तो अभी ऐसा मतलब सभी चैप्टर में मैं नहीं रहूंगा बेटा, कुछ कुछ चैप्टर में शैल मैडम भी आएंगी, फिर मैं लौट के आऊंगा, यानी हम लोगों ने चैप्टर जो है वो कोर कंटेंट सारा मैं ही कराऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है ना, है ना। तो धीमे धीमे मतलब क्रैश कोर्स में सब सारे टीचर का इक्वल पार्टिसिपेशन है, मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करो, है ना। अभी लेकिन पढ़ा रहे, पढ़ो अच्छे से उसको, ठीक है, बढ़िया, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस लगाना है हमको, ठीक है, डीपीएस लगाना है हमको, की नोट्स को याद करना है हमको, ठीक है, देखना है, बार बार रिपीट करना है हमको, एनसीईआरटी भी देखना है साथ में, ठीक है। अच्छा लगता है एनसीईआरटी देख के, पर की नोट्स पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे आपको, है ना। चलिए मिलते हैं अगली बार, बाय बाय, पढ़ना अच्छे से बेटा।